हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हमारा जो लॉ गेट प्रिपरेशन जो लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर आज लेक्चर नंबर हमारा 8 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे कानून शहादत आर्डर से, क्योंकि कानून शहादत आर्डर के अंदर हमारे पास मुकम्मल 20 मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप कानून शहादत आर्डर पर मुकम्मल ग्रिप कर लेते हैं तो फिर आपको 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास CRPC हमने आर्टिकल लेक्चर नंबर 7 तक CPC डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये लॉ गेट का जो सिलेबस है उसमें थोड़ी चेंजिंग आई है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसलिए जो कानून शहादत है ना वो मुकम्मल जो है आपको बेयर एक्ट जो है वो पढ़ना है। इसलिए कानून शहादत हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इसकी सिलेबस और इसके मेन जो क्वेश्चंस हैं इसके अलावा जो है वो मैं आपको डिस्कस कर लूँगा आपसे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 के अंदर कानून शहादत QSO। अगर आपको कहा जाए QSO क्या है, आप क्या कहेंगे? ये एक्ट है? नहीं। क्या ये ऑर्डिनेंस है? नहीं। ठीक है, ये क्या है? QSO जो है कानून शहादत है। इसका फुल फॉर्म जो है कानून शहादत है। और QSO जो है वो एक आर्डर है। और आर्डर हमेशा कौन पास करता है? आर्डर हमेशा पास्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, हमेशा सदर जो है वो पास करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास QSO जो है वो आर्डर नंबर कौन सा है? QSO जो है आर्डर नंबर 10 है। क्या है? आर्डर नंबर 10 है। कौन से साल का है? अगर आपसे पूछा जाए ये 1900 को किस साल का है? ये 1984 का है। कौन से ईयर का है? ये 1984 का है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं से भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे पास मुकम्मल इसका नाम क्या है? कानून शहादत आर्डर। ठीक है, ये आर्डर है। एक बात जहन में बिठा दें, ये आर्डर है, ये ऑर्डिनेंस नहीं, ये एक्ट नहीं, ये कोड नहीं, ये आर्डर है। क्या है ये हमारे पास आर्डर है। क्या? आर्डर। ये बात आपने जहन में रखनी है। दिस इज़ द ओनली आर्डर। यहाँ तक बात क्लियर है? और अगर पूछा जाए कि दिस इज़ द आर्डर नंबर, ऑप्शन दिए जाए 8, 5, 9 और 10, तो आप कौन सा टिक करेंगे? 10। कौन सा है? 10। और 10 को रोमन्स लेटर्स में क्या लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है 10। ये लिखा पड़ा है। ठीक है, और कौन से ईयर का है? 1984 का है। 1984 का है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास आगे आर्टिकल नंबर 1 पर। आर्टिकल 1 पर चलते हम। इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट जो डेट है वो ये है 28 अक्टूबर 1984। मतलब 28 तारीख 10वां महीना और 1984। ठीक है, 28 अक्टूबर 1984, 28 अक्टूबर 1984। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। ठीक है, कानूनी शहादत बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ गेट के हिसाब से, और आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से भी, और आपके जुडिशल के भी हिसाब से, और आपके किसी भी हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाएं, आपके लिए कानूनी शहादत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं मेन पॉइंट्स इसकी डिस्कस करता जाऊंगा और बेयर रीडिंग भी इसकी होती जाएगी साथों साथ। अगर फिर भी आपको इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी कानूनी शहादत आर्डर की बेयर रीडिंग लेक्चर सीरीज है, उनमें से वो बात क्लियर कर लेना। ठीक है डियर, मोटी मोटी बातें करेंगे हम इसके अंदर हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 1 पर। चैप्टर नंबर 1 अगर आपसे पूछा जाए कि कानूनी शहादत आर्डर का चैप्टर नंबर 1 डील्स विथ प्रीलिमिनरी, किससे डील करता है? ये प्रीलिमिनरी से। प्रीलिमिनरी क्या होता है? प्रीलिमिनरी मीन्स शुरुआती। आ रही बात समझ में? क्या होता है? मीन्स फर्स्ट, शुरुआती। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी कंटेंट्स आर्टिकल, कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे पास? 1 से लेकर 2 तक। ठीक है,
प्रीलिमिनरी चैप्टर के अंदर 1 से लेकर 2 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है? शॉर्ट टाइटल मीन्स मखसूस नाम, छोटा सा नाम। जो एक्ट हम जो कानून पढ़ रहे हैं उसका दरअसल नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम जो है वो कानून शहादत आर्डर, कानून शहादत आर्डर 1984, कानून शहादत आर्डर 1984, ठीक है। और इसकी एक्सटेंट कहाँ होगी? इसकी एक्सटेंट होल ऑफ पाकिस्तान होगी। कहाँ पर होगी? मतलब ये कहाँ कहाँ तक काम करेगा, कहाँ कहाँ तक ये जो है इसकी हद होगी। हदबंदी मीन्स लिमिटेशन इसकी कहाँ तक है, कौन से एरिया तक ये जो है काम करेगा। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, आ रही बात समझ? पूरे पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के अंदर जो जो एरिया आ रहा है, जो जो शहर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ हर जगह पर ये एप्लीकेबल हमारे पास एक्सटेंड्स करेगा। और एक्सटेंड अलग चीज़ है और एप्लीकेबल अलग चीज़ है। अप्लाई एक्सटेंड कहाँ करेगा? एक्सटेंड अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सटेंड्स कहाँ करेगा तो आपने कहना है कि होल ऑफ पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है, एप्लीकेबल टू, तो आप कहेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जिसके अंदर सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स और जो भी हमारे पास कोर्ट मार्शल हो गए, ट्रिब्यूनल हो गए, ठीक है, और अदर अथॉरिटीज़ हो गई जो एक्सरसाइज कर रही हो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पावर्स आर जुडिशियल। अब हमारे पास क्वासी जुडिशियल क्या होती है? मीन्स अदालत जैसी अदालत जिसको हमारे पास पावर्स हो, जुडिशियल पावर्स अथॉरिटी एक्सरसाइज करने की, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्वासी जुडिशियल। बट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, मगर वो आर्बिट्रेटर के सामने अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात और भी आप जहन में रख दें, इसके अंदर लिखा नहीं गया, हो सकता है ये को हमारे पास लॉ गेट के अंदर ये बात ना पूछी जाए, मगर आपके ये जहन में बात हो कि ये फैमिली कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होगा। आ रही बस यहाँ तक बात क्लियर है? अगर आपके जहन में हो ये बात, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आ जाए तो आपके जहन में हो ये बात कि फैमिली कोर्ट पर ये अप्लाई नहीं होता है। और ये इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है? इसकी कमेंसमेंट डेट है इट कम्स इनटू फोर्स एट वंस। वर्ड है एट वंस। एट वंस का क्या मतलब है? अब एट वंस का मतलब है कि जिस तारीख को ये कानून पास हुआ ना, उस तारीख से ही ये अप्लाई हो गया। आधी बस समझ में? ये अप्लाई हो गया, ये इन्फोर्स हो गया। आधी बस अगर आपसे पूछा है कम इनटू फोर्स की डेट, कमेंसमेंट डेट पूछी जाए, कम इनटू फोर्स पूछा जाए, या आपसे इन्फोर्समेंट डेट पूछी जाए, तो आपने सब की जगह एक कहना है। 8 वंस लिखा हो तो भी सही है, अगर 28 अक्टूबर 1984 लिखा हो तो भी आपने सही टिक करना है, क्योंकि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वर्स। एट वर्स मतलब जिस तारीख को ये पास हुआ उस तारीख से ये एप्लीकेबल हो गया। किस तारीख को पास हुआ था ये 28 अक्टूबर 1984 को। ठीक है डियर, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हम आर्टिकल नंबर 2 पर। आर्टिकल नंबर 2 सब आर्टिकल 1 ये बात करता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 बात करता है इंटरप्रिटेशन कहें या फिर आप डेफिनेशन कहें, एक ही बात है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 सब आर्टिकल 1 उसके अंदर ए हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है 1 के अंदर लिखा हुआ है इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेट इन सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। ये बात ये करता है कि जब तक इस कानून इसके अलावा किसी कानून के अंदर कोई इसके अगेंस्ट में अगर बात लिखी गई है, ठीक है, जब तक लिखी ना गई हो कोई इसके अगेंस्ट में बात, तब तक इस कानून के अंदर इस वर्ड की माना ये रहेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब पहला वर्ड है हमारे पास कोर्ट। कोर्ट क्या है? कोर्ट मतलब जज और मजिस्ट्रेट जो भी हैं वो कोर्ट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ऑल पर्सन्स, ठीक है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, सब के सब पर्सन्स जो हैं लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, जो भी शख्स है जिनको पावर्स है, कानूनी इख्तियार है गवाही लेने का, गवाही चलाने का, वो
कोर्ट है। आ रही बात समझ में? सिर्फ आर्बिट्रेटर जो है वो कोर्ट नहीं है। कोर्ट की डेफिनेशंस हमारे पास सीआरपीसी, सीपीसी और उसके अलावा दूसरे एक्ट्स के अंदर दूसरी डेफिनेशन है। यहाँ पर आपने डेफिनेशन इसमें जो डेफिनेशन है इसके अंदर ये बात आ जाती है कि इंक्लूड्स ऑल जज एंड मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, जिनको कानूनी इख्तियार हो गवाही चलाने का, सिवाय आर्बिट्रेटर के, काजी के अलावा। नंबर बी, अगर ये आपसे पूछा जाए कि कोर्ट की डेफिनेशन कहाँ है, आर्टिकल नंबर 2 सब आर्टिकल 1, ठीक है, और हमारे पास सब पैरा ए के अंदर। अब डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट डिफाइन है हमारे पास बी के अंदर। आपने ये याद रखना है, ए के अंदर कोड, बी के अंदर डॉक्यूमेंट। बी बात करता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। डॉक्यूमेंट्स कोई भी किसी भी चीज़ पर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, फिर चाहे किसी भी तरीके से लिखा गया हो, किसी भी ज़रिए से लिखा गया हो, वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा है ना, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आपकी रजिस्ट्री वो भी डॉक्यूमेंट है। आपकी रजिस्ट्री से लेकर आपके फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं पार्क वगैरह में, अगर जो पार्क्स हैं, पार्क्स के अंदर जो पत्थर्स होते हैं, पत्थर्स पर भी अगर कुछ लिखा होता है तो फिर वो भी एज अ डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है डियर फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन में सब आ जाएंगे कि राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। अगर कुछ लिखा हो, लिखत में है कोई चीज़, तो फिर वो भी एक दस्तावेज़ात है, ठीक है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं, जैसा कि हमारे पास प्रिंटर से निकालते हैं हम, फोटोकॉपी से निकालते हैं, ये हो गए, ठीक है। लिथोग्राफी, लिथोग्राफ्ड क्या होते हैं? लिथोग्राफ मीन्स पुराने ज़माने में एक मशीन होती थी, जैसा कि कोई एक डिज़ाइन की बना लो आप, ठीक है, कोई एक डिज़ाइन का आप खांचा बना लो और वो खांचा कहीं पर रख के उसके ऊपर जो कपड़ा है, कपड़ा जो है वो शाई में लगाकर आप वो करते, तो फिर जहाँ जहाँ वो कटा होगा वहाँ लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक आप बेस्ट मिसाल दे देता हूँ। आप मार्केट में जाएंगे, हमारे पास जो मंडी है, सब्ज़ी मंडी के अंदर जाएंगे, जो भी पेटियाँ हैं, लकड़ी की जो पेटियाँ आती हैं, टमाटर की, फ्रूट्स की, जो भी उनके ऊपर जो लिखाई होती है, छपाई, ठीक है, वो होती है लिथोग्राफ्ड। यहाँ तक बात किया। और फोटोग्राफ आप समझते हैं, तस्वीरें वगैरह, ठीक है। अब मैप और प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट, नक्शे हो गए, प्लान हो गए किसी किस्म का, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट, जो इंस्क्रिप्शन है, जो खुदाई करके जो लिखा गया है ना, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट, जो कैरिकेचर है, कैरिकेचर मीन्स कार्टून के अंदर अगर किसी का मजाक उड़ाया गया है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाता है। अब चलते हम एविडेंस पर, सी पर। सी हमारे पास एविडेंस कहाँ पर डिफाइन है? सी एविडेंस वर्ड जो डिफाइन है सी के अंदर, 2(1) सी, किसके अंदर? 2(1) सी के अंदर। कहाँ पर डिफाइन है? 2(1) सी के अंदर। एविडेंस मीन्स सब की सब स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट कोई विटनेस खुद आकर कोर्ट में आकर दे, ठीक है, कोर्ट जिसको इजाज़त दे, कोर्ट को जिसकी ज़रूरत हो, जैसा कि कोई शख्स आके कोर्ट में आके गवाही देता है, अपना बयान देता है, तो फिर वो ओरल एविडेंस कहलाएगा। और कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट की मुआयने के लिए, कोर्ट उसका मुआयना करे, इंस्पेक्शन करे, उसके लिए अगर कोर्ट के अंदर पेश किया जाए तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस कहलाएगा। अब फैक्ट, डी के अंदर है फैक्ट। फैक्ट क्या है? मतलब हकीकत क्या है। फैक्ट के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, वो सब हकीकत है। जैसा कि आपको स्टेट ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज़ का जो रिलेशन है, कोई हालत है, जैसा कि पानी है, स्ट्रीम है, पानी की क्या हालत है, किस हालत में पानी जो है वो पड़ा हुआ है, किस हालत में पानी चल रहा है, कोई भी चीज़ किस हालत में, किताब हैं तो किस हालत में वो पढ़े हैं, वो भी एक हकीकत है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? रिलेशन ऑफ थिंग्स, जैसा कि रिलेशन ऑफ थिंग्स क्या मतलब है? रिलेशन ऑफ थिंग्स मतलब कि दो चीज़ें रखी, किताब भी रखे गए हैं, कापियाँ भी रखी गई हैं, वो किस अंदाज से रखी गई हैं, वो रिलेशन ऑफ थिंग्स है, ठीक है। चीनी, अरे बस चीनी, हमारे पास पानी के अंदर चीनी लगाई गई है तो फिर ये रिलेशन ऑफ थिंग्स है। किसी चीज़ का आपस में रिलेशंस, वो भी एक हकीकत है।
ठीक है, कोई भी चीज़ आपको महसूस करें अपने सेंस से, किसी भी सेंस से, वो भी एक फैक्ट है, वो भी एक हकीकत है। यहाँ तक बात करें, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो सब की सब हकीकत है। अगर एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस, अगर किसी शख्स के मेंटल कंडीशन से आप खबरदार हैं, कॉन्शियस हैं, ठीक है, आप मतलब आपको खबर है कोई कैसा ख्याल रखता है, वो भी एक हकीकत है। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब ए जो है बी को मारने का इरादा रखता है, ऐसा ख्याल सी रखता है। ठीक है, वो सी का जो ऐसा ख्याल है, मेंटल कंडीशन है ना, वो भी एक फैक्ट है। क्या है वो? एक हकीकत है। जहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है डियर, ये इलस्ट्रेशन आपने देख लेने हैं। इलस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल है, इलस्ट्रेशन के अंदर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान का कोई रेपुटेशन है, इज़्ज़त है, गुड कैरेक्टर है, बैड कैरेक्टर है, वो भी एक हमारे पास फैक्ट है, हकीकत है। ठीक है, अब 2 जो है हमारे पास, आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 2 बात करता है, सब आर्टिकल 2 बात करता है अ फैक्ट से टू बी रेलिवेंट। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कब रेलिवेंट माना जाएगा? एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से तब रेलिवेंट माना जाएगा जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो, किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हो, तो फिर वो हमारे पास रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चलते हैं सब आर्टिकल 3 पर। सब आर्टिकल 3 बात करता है कि फैक्ट एंड इशू क्या है। मतलब कोई भी फसाद की जड़ जो है ना, उसको फैक्ट एंड इशू कहलाएगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है। अगर एक शख्स बात करता है एग्जिस्टेंस की, ठीक है, और दूसरा शख्स बात करता है नॉन एग्जिस्टेंसी, मतलब एक इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसने मारा है और दूसरा इल्ज़ाम लगा रहा है नहीं इसने नहीं मारा। एक बात करता है नेचर की, एक्सटेंट की, ठीक है, किसी राइट की, किसी लायबिलिटी, किसी डिसेबिलिटी की। एक कहता है राइट है, दूसरा कहता है नहीं राइट नहीं है। एक कहता है लायबिलिटी है, दूसरा कहता है नहीं दिस इज़ द डिसेबिलिटी। एक असर्टेड, एक मानता है, दूसरा डिनाई करता है। ये सब क्या है? फैक्ट एंड इशू है, फसाद की जड़ है। केस, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर केस फाइल करती है, प्लेंटिफ एक चीज़ को मानता है, डिफेंडर दूसरी चीज़ को इनकार करता है, ये फैक्ट एंड इशू के अंदर आ जाती है। आगे बात समझे? जिस बात को लेकर पार्टीज कोर्ट्स के अंदर आती है ना, ये फैक्ट एंड इशू कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं से भी आपको कितना भी क्वेश्चन से घुमा फिरा कर दिया जाए, मगर फिर भी आप की रीडिंग अच्छी है, आप जो है उनको बिल्कुल बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है डियर, उसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 बात करता है, नंबर 4 बात करता है अ फैक्ट से टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट कब प्रूव माना जाएगा? जब कोर्ट जो है ना, उसको कोर्ट मान ले कि ये साबित हो चुका है, वो प्रूव्ड माना जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। और 5 नंबर क्या है? अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड। जब कोई फैक्ट कोर्ट के अंदर ना साबित किया जाए, उसको गैर साबित किया जाए, मतलब ये जो है ये झूठा है, ठीक है, तो फिर वो डिस्प्रूव्ड माना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, 4 बात करता है कि कोई चीज़ कब साबित मानी जाएगी? जब कोर्ट माने कि ये साबित हो चुकी है, कोर्ट यकीन कर ले कि ये चीज़ एग्जिस्टेंस करती है, ये चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है, तो फिर वो क्या माना जाएगा? वो प्रूव्ड मानी जाएगी, मतलब साबित हो चुकी। ठीक है, एक वर्ड आप याद रखें इसके दोनों के अंदर। ठीक है, प्रूव्ड के अंदर एग्जिस्ट हो करती हो चीज़, कोर्ट मान ले कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और डिस्प्रूव के अंदर क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब ये नहीं, ये तो कोई इसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये तो नॉन एग्जिस्ट है, ये तो चीज़ यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो फिर वो डिस्प्रूव माना जाएगा। और एक फैक्ट कब जो है वो नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है, कब जो है नॉट टू बी प्रूव माना जाएगा, मतलब ये साबित नहीं हुआ, जब वो जो है व्हेन इट इज़ नाइदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक फैक्ट जो है
नंबर हमारे पास कौन सा नंबर है, ये 6 नंबर के अंदर नॉट टू बी प्रूव्ड, कब ये इसको कब माना जाएगा, नॉट टू बी प्रूव्ड है, मतलब इसको साबित नहीं किया जाएगा, जब जो है व्हेन इट इज़ नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, जब ये ना तो साबित हो ना ही इनको गैर साबित किया जाए, ठीक है, ना ही सच्चा साबित हुआ हो ना ही झूठा साबित हुआ हो, तब ये नॉट टू बी प्रूव्ड माना जाएगा, मतलब बीच की कहानी है। नंबर 7 की कब क्या बात करता है, नंबर 7 बात करता है वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर दैट दिस कोड में प्रिज्यूम अ फैक्ट इट मे आइदर रिगार्ड such fact as proved unless and until it is disproved and may call for proof of it। कोई भी फैक्ट जो है वो कोई भी कोर्ट में प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट, कोर्ट जो है इस हकीकत को मान लेगी, ठीक है, फ़र्ज कर लेगी, इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, उस फैक्ट को साबित मान लिया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड, जब तक उसको गैर साबित ना किया जाए, जब तक उनको झूठा साबित ना किया जाए। एक बात को सच जो है मान लेगी कोर्ट कि ये बात सच है, जब तक उनको झूठा ना साबित किया जाए। नंबर 8वें नंबर पर बात है वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर डेट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल नंबर हमारे पास 2 का सब आर्टिकल 9 पर। सब आर्टिकल 9 बात करता है व्हेन अ फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एन अदर, जब कोई भी हकीकत इस ऑर्डर के तहत कंक्लूसिव प्रूफ माना जाए दूसरे का, ठीक है, हितमी जो है वो प्रूफ, हितमी जो है उसका सबूत माना जाए, ठीक है, दूसरे का, ठीक है, एक चीज़ एक हकीकत को दूसरे हकीकत का हितमी जो है वो सबूत मान लिए, तो द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड, कोर्ट जो है एक फैक्ट के ऊपर, एक हकीकत के ऊपर जो कि दूसरा जो है वो साबित हो चुका है, एंड शैल नॉट अलो एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट, तो फिर उस बात पर, उस हकीकत पर कोई भी गवाही नहीं चलेगी उसको गैर साबित करने के लिए, उसको झूठा तस्वर करने के लिए, झूठा साबित करने के लिए। बिल्कुल सिंपल है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर। 7 और 8 समझ में आ गया आपको। 7 में क्या बात थी, 7 में बात थी कि जब कोई भी कोर्ट, जब वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर दैट दिस कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, जब भी इस ऑर्डर के तहत ये कोर्ट जो है ये बात मान ले, ये फ़र्ज़ कर ले कि एक हकीकत को फ़र्ज़ कर ले, ठीक है, इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, कि वो जो फैक्ट जो है वो साबित है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड, जब तक वो उनको गैर साबित ना किए जाए, और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, जब या फिर जब तक उनका प्रूफ की कॉल ना की जाए, मतलब उनका जो प्रूफ है ना, उनके जो सबूत हैं ना, उनको ना जब तक मंगवाया जाए। 8 नंबर क्या बात है, वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर, जब भी इस ऑर्डर के तहत कोई डायरेक्शन हो, बिल्कुल, दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कि एक कोर्ट को जो है वो प्रिज्यूम करता है। अब 7 क्या है, 7 के अंदर है मे, कोर्ट के जो पावर्स पर दिए गए हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स कोर्ट के दिए गए हैं, और 8 के अंदर है मैंडेटरी, कोर्ट के कोई भी पावर्स नहीं है, कोर्ट को बिल्कुल उस हकीकत को सच ही समझना है, जो कि इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट्स एज प्रूव्ड, एक कि वो हकीकत जो है वो साबित है बिल्कुल, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड, जब तक उसको गैर साबित ना किया जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। ये चैप्टर हो गया हमारा 1, ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 1 के अंदर आपने बेयर रीडिंग, मेरा लेक्चर देखने के बाद भी आपने बेयर रीडिंग अपने हिसाब से खुद पढ़नी है, और फिर जो है आपने कोई भी किसी किस्म के नोट्स नहीं देखने हैं, कितना भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के देख ले, अगर आपने बेयर रीडिंग आपकी अच्छी तरह पढ़ी हुई है, ये बुक्स वाले जो हैं एडवर्टाइजमेंट्स, ये बुक्स, ये सब
कि सब पैसों के चक्कर में होते हैं। आपको कहीं कोई भी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यह बेयर एक्ट जो है इसी के अंदर से ही वो घुमा फिरा के एक पॉइंट में से 50-50 क्वेश्चंस बना लेते हैं। आ रही बात समझ में? आपको इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेयर रीडिंग पढ़ें, ठीक है, और बेयर रीडिंग के बाद 1-2 लेक्चर्स देख लिया करें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।